हेलो नमस्कार। क्या आपको पता है कि बिग बॉस का घर अब बिग बॉस का घर नहीं है, वो हीरा मंडी बन चुका है। जैसे संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में तवाइफों को मुजरा करते हुए दिखाया जाता था, उसी तरह से 3 मुजरा करने वाली जो हैं, वो बिग बॉस के घर में आ रही हैं। कोई कह रही है कि मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ। Oh my God! Wow! तो वो एरिया जहाँ पर बारिश नहीं होती है, लोग भूखे प्यासे मरते हैं, वहाँ जाओ ना अपने अदाओं से लोगों की प्यास बुझाने के लिए। तो कोई कह रही है कि हम तीनों के आने से सैलाब उठेगा। सैलाब तो नहीं उठेगा, लेकिन बिग बॉस के घर के जो मुस्टंडे हैं, लौंडे हैं, उनका कुछ ज़रूर उठ जाएगा। अरे मैं अरमान की बात कर रहा हूँ भाई साहब, लड्डू उठ गए, लड्डू फूट रहे। बग्गा या फिर केवी या फिर अविनाश, जो हमने प्रोमो देखा, भाई इन लोगों के मन में भर-भर के लड्डू फूट रहे हैं। जिस तरह से ये 3 मुजरा वालियाँ। तो जहाँ एक तरफ इन मुजरे वालियों को देख कर के सखत लौंडे जो हैं वो पिघल रहे हैं, वहीं जल कुकड़ी, ईशा और एलिस जैसी लड़कियाँ जल कुड़ रही हैं। हमें देख के तो भाई कभी कंटेनर नहीं उठाए, हमें देखकर तो बड़ी बत्ती से नहीं निकली थी, हमें देखकर तो एक्साइट नहीं हुए थे मतलब 3 खूबसूरत मुजरे वालियों को देख कर के ईशा बहुत ज़्यादा जल रही है। वहीं अविनाश, केवी और बग्गू और रजत क्यों थक रहे हो? आओ कभी हवेली पे। अब हो सकता है कि कई सारे लोगों को ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल करा ना, मुजरा वालियाँ, इससे काफ़ी तकलीफ हो, बट क्या है कि ये बॉलीवुड ही तो है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बुक्स में कहीं नहीं लिखा कि कोठे, तवाए, वेश्या, मुजरे वालियाँ। ये तो बॉलीवुड में जो फ़िल्में बनी हैं, उन्हीं से हम सबको सीखने को मिला है ना कि भई कोठे होते हैं, मुजरे वालियाँ होती हैं, वेश्याएँ होती हैं, प्रोस्टिट्यूट वगैरह सब होती हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट जो है ना, ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल करा मुजरे वालियाँ, इस शब्द को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है बॉलीवुड को। बात तो सही है। अब ये बॉलीवुड जिसने कि समाज को दिखाया कि भई कोठे क्या होते हैं, तवाइफ़ें क्या होती हैं, उसी बॉलीवुड की परम आदरणीय एक जो मेंबर हैं शिल्पा शिरोडकर, जो कि बिग बॉस के घर के अंदर हैं। और ये परम आदरणीय शिल्पा शिरोडकर, जिन्हें कि एक दिन पहले मैंने अपने थंबनेल में बेस्ट नागिन का अवार्ड दिया था, वही शिल्पा शिरोडकर कल रात के एपिसोड में भर-भर के नागिनपंती दिखा रही थी, इच्छाधारी नागिन। और ये इच्छाधारी परम आदरणीय नागिन जो है शिल्पा शिरोडकर, जब इसे लगता है कि भैया ये मतलब पकड़ी जाएगी इसकी चोरी, तो कैसे भाई इसने मतलब केंचुली उतारी और दूसरी केंचुली धारण करके कहीं न कहीं करण के कंधे पर बंदूक रख कर के जो गोलियाँ मारी हैं, और उन गोलियों में शिल्पा शिरोडकर ने भर-भर के जो दूसरे प्रोफ़ेशंस होते हैं या जो दूसरे जो लोग हैं, जो कि बॉलीवुड से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उन लोगों के प्रति कितनी हेट, कितनी डिसरिस्पेक्ट है शिल्पा शिरोडकर के मन में, वो भर-भर के आपने देखा। और ऐसा नहीं है कि ये बिग बॉस में कोई पहली बार हुआ है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कल रात के एपिसोड में जो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाया है शिल्पा शिरोडकर ने कि रजत दलाल, हम फ़िल्म फ़्रेटर्निटी वाले एक हो गए तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे तुम, हम एक हो गए ना तो तुम दिखोगे भी नहीं। ये जो घमंड, ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये कल पहली बार नहीं दिखा है। याद कीजिए पिछला सीज़न, जहाँ अंकिता लोखंडे ने भी ऐसा ही घमंड भरा स्टेटमेंट दिया था कि तुम साले रोज़ हमारी वजह से दिखते हो। अब यहाँ पर एक विडंबना समझने की कोशिश करें मित्रों, कि वो आम जनता जो कि फ़िल्म फ़्रेटर्निटी की मेंबर नहीं है, ये आम जनता सिर्फ़ इन टीवी सेलेब्स को और बॉलीवुड के सेलेब्स को देखती है, लेकिन यही आम जनता कैसे इनकी सस्ती गुलाम बन जाती है। और आप इस वीडियो के नीचे भी देखिएगा कि आम जनता के जो लोग हैं ना, वो कैसे ब्लाइंडली फ़िल्म फ़्रेटर्निटी की जो मुखिया बनी फिर रही है, उसे ब्लाइंडली जस्टिफ़ाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रजत दलाल रजत दल्ला है, वो गुंडागर्दी करता है, गाली-गलौज करता है। कहने का मतलब है कि ये जो बॉलीवुड है ना और जो टीवी इंडस्ट्री, इन्होंने लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है कि वो आम जनता जिनका कोई सरोकार ही नहीं है फ़िल्म फ़्रेटर्निटी से या टीवी इंडस्ट्री से, कैसे वो लोग ब्लाइंडली टीवी और फ़िल्म वालों को डिफेंड और सपोर्ट करते हैं। मुझे अब भी याद है कि पिछले सीज़न में जब अंकिता लोखंडे ने घमंड भरी बातें करी थी, तो अंदर काफ़ी सारे जो नॉन टीवी वाले जो फेसेस हैं, वो भी ब्लाइंडली उसे जस्टिफ़ाई कर रहे थे। और सोशल मीडिया पर तो भई आम जनता ही अंकिता लोखंडे के घमंड को जस्टिफ़ाई कर रही थी। और आपने तो देखा ही ना, बिग बॉस 15 के अंदर होस्ट सलमान खान कैसे टीवी वालों और बॉलीवुड वालों का सस्ता वकील बना था, और उमर रियाज, जो कि मतलब एक पेशे से डॉक्टर है, तो उसके प्रोफ़ेशन का भर-भर के मज़ाक उड़ाते थे। ना सिर्फ सलमान खान, बल्कि वो गर्दुल्ली गीता कपूर, वो भी आ गई थी और उसे वॉयलेंट, हिंसक वगैरह सब बोला था। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि जो एक नैरेटिव सलमान खान ने शुरू करा था कि भई अगर किसी की तूती बोलनी चाहिए या किसी एक फ़्रेटर्निटी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो वो बॉलीवुड और टीवी वाले हैं। बाकी जो दूसरे प्रोफ़ेशंस हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंस या फिर इज़्ज़त सलमान खान या बिग बॉस के मेकर्स की या इनके जो कंटेस्टेंट हैं, फ़िल्म वाले, टीवी वाले, इनकी नज़रों में दूसरे प्रोफ़ेशंस की कहीं कोई इज़्ज़त नहीं है। और कल रात के एपिसोड में यही बात एक बार फिर से साबित कर दी है शिल्पा शिरोडकर ने। हालाँकि ये सारी बातें एपिसोड के आखिरी हिस्से में आती हैं। एपिसोड शुरू
होता है तो हम देखते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि कुछ खास चीज़ें तो हो नहीं रही है, कोने-कोने में सब अपनी चुगलियाँ कर रहे हैं। करण इस ग्रुप के बारे में बात कर रहा है कि भैया बड़े टॉक्सिक हैं, तो वहीं दूसरे ग्रुप का वो जब बिग बॉस टोकते हैं कि भैया करण हिंदी में बात करो, तो अविनाश बोलता है सर कभी-कभार तो बोलता है, बोलने दो। ईशा द सुंदरी बोलती ये जो ईशा उर्फ सुंदरी जो है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है करणवीर मेहरा से? क्योंकि करण इसके बारे में बात करता ही नहीं है, लेकिन ये जब देखो तब करण की साइकिल अविनाश बोलता है कि भैया जब ये चला जाएगा तो साइकिल पर हम हार चढ़ाएँगे। और आपने नॉमिनेशन टास्क में भी देखा जब करण का नंबर आता है, वो रजत को कुछ खिलाना, ये टास्क के ऊपर हम आएँगे डिटेल में बात करने। बट फिलहाल के लिए इतना ही बोल देता हूँ कि करण ने ईशा का नाम नहीं दिया था नॉमिनेशन में, लेकिन ईशा ने सबसे पहले करण का नाम दिया था। तो आपको भी लग रहा है क्या कि ईशा जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है करणवीर मेहरा से? हालाँकि इस एपिसोड की शुरुआत में करणवीर मेहरा विवेन से यानी लाडले से मस्ती मज़ाक करता, उसके बालों में ठिठोली करता तो बोलता है गंदे हाथ मत लगा। अब गंदे हाथ मत लगा इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इसी पॉइंट पर हम थोड़ी देर के बाद आएँगे। फिलहाल यहाँ पर ये मस्ती मज़ाक चलती रहती है, केवी, वीवी और ये शिल्पा वगैरह सब बैठे रहते हैं। विवेन कहता है कि भैया मैं तो चाहा था अगर मेरे को टच करेगी तो पूल में फेंक दूँगा। तो वहीं बग्गा का क्या चल रहा है, बग्गा इधर है या बग्गा उधर है, इसके बारे में केवी और ये सब बातचीत करते रहते हैं। वर्कआउट वगैरह चलता रहता है। दिग्विजय अपने शोल्डर प्रेस मारता रहता है। नॉर्मल रूटीन जो बिग बॉस के घर का है, उसी तरीके से ये एपिसोड शुरू होता है। चाहत पांडे को रजत दलाल कॉम्प्लीमेंट करता है कि काफ़ी अच्छी लग रही है, जी ये सूट अच्छा लग रहा है। यही सब पंचायत चलती रहती है। फिर विवियन, केवी ये सभी मस्ती करते रहते हैं, जहाँ पर विवियन का एक ही काम है, ओए तूने ये काम किया या नहीं किया? इस तरह की ये बातचीत चलती रहती है। इसी दौरान आप सारा और दिग्विजय का भी कुछ देखते हैं, इनका आर्गुमेंट वगैरह होता रहता है, वो बच्चों को ट्रैक कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें एक रूटीन ही बन चुकी है और इन रूटीन चीज़ों के बारे में क्या ही डिस्कस किया जाए। डायरेक्ट आ जाते हैं भाई साहब नॉमिनेशन टास्क के ऊपर। अब यहाँ नॉमिनेशन टास्क में भाई टाइम गॉड कौन है इस वीक का? रजत दलाल। याद कीजिए 2 वीक पहले जो नॉमिनेशन टास्क हुई थी ऑक्टोपस की भूख, तो भाई साहब 8 के 8 लोगों को एक साथ नॉमिनेट कर देता है कौन? लाडला। अब जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेकर्स का जो लाडला बेटा है वो टाइम गॉड नहीं है। अब मेकर्स का लाडला बेटा टाइम गॉड होता तो भर-भर के पावर, प्रिविलेज सब मिलता, लेकिन अभी रजत दलाल टाइम गॉड बना है तो उसे अधिकार मिले हैं, लेकिन उतने अधिकार नहीं मिले जितने कि भाई मेकर्स के लाडले को मिले थे। एक साथ 8 लोगों के विकेट वो उड़ा सकता था अपने मन मुताबिक और कैसे वो अपने ग्रुप के लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से सेव करता हुआ चलता था। ये सारी चीजें आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, हम सब ने देखी हैं एंड आई एम श्योर ये सारी बातें रजत दलाल ने भी देखी हैं। तो रजत दलाल जो कि पिछले वीक तक जब वो टाइम गॉड नहीं था तब वो शिल्पा शिरोडकर और ये केवी इनके साथ बैठा करता था। इनफैक्ट पिछले वीक जब वो डाकिया वाली टास्क हुई थी तब भी आपने देखा था करण, शिल्पा और रजत सब बैठे थे और रजत का जो बैठने का स्टाइल है वो तब भी वैसा ही था जिस स्टाइल के ऊपर कल रात को शिल्पा शिरोडकर ने जबरदस्त एक मुद्दा बना करके रख दिया कि बड़ों के सामने ऐसे बैठता है, जबकि रजत दलाल पिछले वीक जब इनके साथ बैठता था तब भी वैसा ही बैठा करता था। हालांकि रजत दलाल के बैठने के ऊपर जो तिल का ताड़ बनाया शिल्पा शिरोडकर ने उसके ऊपर भी आते हैं इत्मीनान से। तो ये जो नॉमिनेशन टास्क थे यहाँ पर रजत दलाल को कुछ अधिकार मिलते हैं और वो एक बढ़िया से मतलब रेस्टोरेंट टाइप का कुछ सेटअप आप कह सकते हैं, बहुत सारा खाना रखा है जिसे देखते ही श्रुतिका की जीभ लपलपा जाती है, बिग बॉस मैं खा सकती है क्या? बिग बॉस बोलते नहीं तो नहीं खा सकती, तू सामने वालों को खिला सकती है। तो ऐसा भैया कि सबको 1 बाय 1 आना है, ठीक है, और रजत दलाल को ये डिसाइड करना है कि वो किसके हाथ से खाना खाएगा, किसके हाथ से खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि रजत दलाल ने कमोबेश सभी के हाथ से खाया है, लेकिन ओसीडी ऑब्सेसिव चूतिया पर डिसऑर्डर से ग्रसित जो लाडला है उसके हाथ से रजत दलाल ने कुछ भी नहीं खाया। हालांकि इस बात का एहसास ओसीडी से ग्रसित जो पदार्थ है उससे पहले ही था, वो बोल के भी गया था कि मेरे हाथ से तो ये क्या ही खाएगा। रजत दलाल ने उसके विवेन के हाथ से कुछ नहीं खाया, लेकिन जो रीजन दिया ना वो रीजन मेरे को थोड़ा कम जमा। उसने बोला कि भैया इनकी वजह से आरफिन साहब बाहर जा चुके हैं इसलिए मैं इन्हें वो राइट नहीं देना चाहता। इसके बजाय अगर रजत दलाल एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट देता, जैसे कि ये विवेन जो कि एक दिन पहले वो जब टास्क सलमान खान कर रहे थे संडे के एपिसोड में, तब चाहत इसको वो करेले का कड़वा शॉट पिलाने आई थी, तब इसने विवेन ने क्या बोला था, मैं तेरे हाथ से नहीं पीऊंगा, मैं अपने हाथ से पीऊंगा। तो भाई साहब ओसीडी से ग्रसित पदार्थ को आप ओसीडी के कंबल में लपेट करके कंबल कुटाई करते तो और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन जैसा कि मैं रजत दलाल जैसे लोगों के बारे में पहले से ही एक बात बोल चुका हूं कि इस तरह के प्राणियों की अकल घुटने में होती है, कतई बैल बुद्धि टाइप के प्राणी हैं भाई। जिस पॉइंट पर ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आप वो पॉइंट हाईलाइट करो ना यार। ये आरफिन फारफिन से क्या लेना देना है आपको? तो मतलब यार लोहा गरम था, हथौड़ा मार देना था, उसको भी तो एहसास दिलाओ कि भाई सामने वाले को कितना बुरा लगता होगा।
जब तुम नेशनल टीवी पर बोलते हो मैं तेरे हाथ से नहीं खाऊँगा, ये तेरे तू मेरे बाल को टच मत कर, गंदे हाथ है तेरे। तो भाई इस तरीके से बोलते तो उसको थोड़ा-सा एहसास तो होता है कि हाँ यार, सामने वाले को बहुत बुरा लगता होगा जब मैं ऐसे बात करता हूँ, तो बहुत अच्छा मौका था रजत के पास, उसने ये मौका मिस कर दिया। ऑल्दो यहाँ पर उसने काफ़ी समीकरण बनाने की कोशिश करी, काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो समीकरण उसने सोचे थे, एंड रिजल्ट तो वैसे नहीं आया है, क्योंकि उसके खास कौन है? उसके खास में है दिग्विजय और कशिश ने उसकी मदद करी थी। भाई ये लोग तो नॉमिनेशन में आ गए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है मित्रों कि इस वीक सेफ कौन-कौन है? भाई साहब इस वीक बग्गा सेफ है, सारा सेफ है, श्रुतिका सेफ है, चुम सेफ है, और नॉमिनेशन में कौन-कौन आया है? नॉमिनेशन में कमोबेश वो सारे लोग हैं जिन्हें भारी भरकम एमजी मिली हुई है, जैसे कि लाडला, जैसे कि केवी, जैसे कि एवी, जैसे कि एलिस। एलिस तो गर्दुल्ली है, वो कुछ ना कर रही है, फिर भी वो फ्यूचर की टॉप 2 है। तो आप देखें कि यार मतलब क्या नॉमिनेशन करा है इन लोगों ने। सारा, बग्गू, चुम, श्रुतिका, ये श्रुतिका जिससे कि शिल्पा शिरोडकर का 36 का आंकड़ा है, इस श्रुतिका को शिल्पा शिरोडकर नॉमिनेट ही नहीं करती है। और नॉमिनेट किसको करती है ये शिल्पा शिरोडकर? अपने जिगर के छल्ले उर्फ केवी को। और जब केवी ऑब्जेक्शन लेता तो ये मैडम अलग ही तरीके से नो नो करण आई थॉट डिफरेंटली, करण नो नो, जब करण कहता है कि एक बेटे को बचाने के लिए फिर से आपने दूसरे बेटे की कुर्बानी ले ली, नो करण नो, ऐसे एक्टिंग कर रही थी भाई। 50 पैसे काटो शिल्पा शिरोडकर की एक्टिंग। कहीं ना कहीं शिल्पा शिरोडकर ने कल वही सारे तेवर दिखाए जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में वो गर्दुल्ली भट्ट की जो भटूरे जो बेचा करती थी, पूजा भट्ट भट्टनी, उसने भी तो कीचड़ वाली टास्क में तुम साले नीच लोग, कोई क्लास नहीं है, ऐसे करके कुछ नीचा दिखाया था उसको, एल्विश को या फिर ये फुकरा इंसान सबको। वहां पर फुकरा ने जबरदस्त एक स्टैंड लिया था। ऐसा ही स्टैंड कल रात को दिग्विजय ने लिया, जब वो फिल्म फेटर्निटी की बात करती है, तुम हमारी वजह से दिखते हो, दिखोगे नहीं, दिक्कत में आ जाओगे, तब दिग्विजय अकेला था जिसने एक फर्म स्टैंड लिया कि मैडम आप कहना क्या चाहती हो, अगर आप एक्टर हो तो उसने भी देश के लिए मेडल वगैरह जीते हैं। तब ये शिल्पा नागिन के अलग ही लॉजिक की भाई उसने मेडल जीते हैं, जो भी कुछ कराए तो क्या मतलब डिसरिस्पेक्ट करेगा? बड़ों की इज्जत नहीं है, मैनर्स नहीं है, ये नहीं है, घटिया धमकी देता है, गाली देता है। तुम क्या हो भाई? तुम क्या सुप्रीम कोर्ट की जज हो क्या? तुम कौन होती है तय करने वाली कि किसी के मैनर्स क्या है? तुम अपना देखो ना गिरेबां में झाँक करके। और तुमने फ़िल्में करी हैं, बॉलीवुड में काम करा तो अपने लिए करा है, मतलब आप देख लीजिए। ये कैसे शिल्पा शिरोडकर जैसे लोगों को बड़ा घमंड है कि तुम फ़िल्मों में हो तो मतलब तुम मतलब लार्जर दैन लाइफ फिगर बन गए हो। कहीं न कहीं इनका ये घमंड सही भी है, क्योंकि हमारे देश की जनता चूतिया है जो ऐसे लपटजंटिस लोगों को चने के झाड़ पर चढ़ा देती है, जिसका इनको घमंड हो जाता है। और ये घमंड फिर कैसे मतलब ये लाद करके चल रहे हैं कि वो जनता जो इन्हें सेलिब्रिटी बनाती है, उस जनता को ये ठेंगा दिखाते हैं, लो बाबा जी का ठुल्लू सालो, तुम हो ही इस लायक। इसीलिए मैं जनता को चूतिया बोलता हूँ, जो कुछ चूतिया आएँगे इन बॉलीवुड वालों को डिफेंड करने के लिए अब। वैसे देखा जाए तो बग्गा भी फ़िल्म फ्रेटर्निटी का नहीं है, वो भी देखा जाए तो आउटसाइडर ही है, जिसका फ़िल्मी लोगों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कैसे सस्ता स्लेव बन चुका है वो इन फ़िल्मी या टीवी वाले लोगों का। बग्गा टोटल स्पाइनलेस क्रीचर है, इसको पहली फुर्सत में निकाला जाना चाहिए था, लेकिन अब देखिए घनघोर मतलब विडंबना कि बग्गा सेव है, सारा सेफ है, मतलब आहा! क्या नॉमिनेशन है। और अगेन जैसे कि हमने पिछले वीक भी देखा, तब भी मैंने कहा था डाकिया वाली टास्क में ये लोग ईशा एलिस को ला सकते थे, लेकिन सबने मौके गँवा दिए। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर वो जो लाडला ग्रुप है वहाँ विवियन और ये अविनाश और ये एलिस, ये 3 लोग आ गए हैं नॉमिनेशन में, एंड आई एम श्योर इन तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी इस लाडले ग्रुप से ईशा सिंह को किसी ने नॉमिनेट नहीं करा, मतलब कितनी सफाई से वो कुछ ना करते हुए भी आगे बढ़ती जा रही है। वहीं ये जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो श्रुतिका हो, कशिश हो, चुम हो या शिल्पा हो, ये आपस में ग्रजेस इतने रख कर के चल रहे हैं कि इन्हें यही नहीं पता चल रहा कि भाई गेम में ऐसे फालतू लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बग्गा जैसे लोग, मतलब क्या बताएँ। बग्गा, भाई साहब बग्गा जैसे कि ये सारा बक्स बोलती है, बक्स बोल कर के इनका अलग ही कुछ चल रहा है। वैसे बग्गा जो है कहीं न कहीं अब उसके सामने ऑप्शंस और आ जाएँगे, जैसे कि 3 मुजरे वालियाँ आ रही हैं, किसी की करवट लेती है तो दुनिया हिलती है, कोई प्यास बुझा रही है, कोई किसी के अदाए कातिल हैं, और इन तीनों लड़कियों को देख कर के घर के जो जितने भी लौंडे हैं,
स्पेशली मैं बग्गा की बात कर रहा हूँ, उसके मन में कैसे-कैसे लड्डू फूट रहे होंगे। तो ये बग्गा की हम बात कर रहे थे, बग्गा सेव हुआ जा रहा है, सारा सेव है, चुम सेव है, श्रुतिका सेव है। कहने का मतलब है कि किसी ने भी गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नॉमिनेट नहीं करा। अपने-अपने ग्रजेस और अपनी-अपनी जो खुन्नस है वो निकालने के लिए इन सब ने अपने पावर का कहीं न कहीं आप कह सकते हैं मिसयूज़ किया है और इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? बग्गा जैसे लपड़झंडिस लोगों को। एनीवेज़ तो ये नॉमिनेशन टास्क शुरू होती है और दिग्विजय के हाथ से सबसे पहले ये रजत 5 पकवान खा लेता है। दिग्विजय जाकर के एलिस को, सारा को, बग्गा को, अविनाश को और विवियन को नॉमिनेट कर देता है। दिग्विजय के बाद नंबर 2 पर जाती है शिल्पा शिरोडकर और वो भी 5 पकवान खिला देती हैं। अब आप देख लीजिए भाई साहब, इन्होंने लाडले ग्रुप को बिल्कुल भी टच नहीं करा है। ये शिल्पा शिरोडकर किस-किस को नॉमिनेट करती है? ये करती है दिग्विजय को, ये करती हैं चाहत को, ये करती हैं केवी को, कशिश को और सारा को। हालाँकि सारा से इनका एक अलग ही चल रहा है जो कि हम देखते भी हैं। ये सारा खुलासा करती है कि ईशा तुम्हारे बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने नहीं कही है, शिल्पा ने कही है और शिल्पा जैसे ही उनकी पोल खुलती है, तो मुद्दे से सबका ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग दाँव पेच आते हैं इस नागिन शिल्पा को। और जब ये केवी को नॉमिनेट कर देती है, आप चाहती तो आप विवियन को भी कर सकती थी। विवियन तो बोलता भी है कि मैडम अरे ये क्या मेरे को कर दो ना, लेकिन नहीं वो ग्रैटिट्यूड दिखा रही हैं। काय का ग्रैटिट्यूड? 2 वीक से इसने विवियन ने शिल्पा को नॉमिनेट नहीं करा ना, तो ये ग्रैटिट्यूड दिखा रही हैं। ग्रैटिट्यूड की बात कहाँ से आती है मैडम? तुमने उसे टाइम गॉड बनाया था, उसने तुम्हें सेव करके एहसान चुका दिया तो अब फुट्टुस हो गया ना तुम्हारा, लेकिन नहीं, ये लाडले ग्रुप को टच तक नहीं करना चाहती हैं। ईशा, एलिस, अविनाश, विवियन इन चारों को वो नॉमिनेट कर सकती थी, वो श्रुतिका को नॉमिनेट कर सकती थी, वो बग्गा को भी नॉमिनेट कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो इन सबको छोड़ देती हैं। तो आप देख लीजिए कैसे मतलब एक अलग ही घटिया टाइप का इन्होंने गेम खेला, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई, नो करण, आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू प्ले द गेम, आई वाज़ जस्ट लाइक ये, आई वाज़ जस्ट लाइक वो, यू नो he just flipped the game, I was just playing the game, I thought he will not give opportunity, so I played, I flipped। 17 तरह के वहां पर त्रिया चरित्र, कहने का मतलब है भर भर के त्रिया चरित्र दिखाए हैं कल इस शिल्पा शिरोडकर ने। और फिर जब केवी का नंबर आता है तो केवी बोलता है कि ऐसा है कि मैं चाहूं तो आपको कर सकता हूं, लेकिन कुछ तो फर्क रहना चाहिए ना आप में और हम में। यहाँ पर केवी बोलता है कि कुछ तो फर्क रहना चाहिए आप में और हम में, लेकिन एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड वाले हिस्से में तुम तो शिल्पा के सस्ते वकील बनकर के रजत से ही लड़ रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं उस पर हम आते हैं थोड़ी देर के बाद, फिलहाल नॉमिनेशन को निपटाते हैं। सो केवी का नंबर जब आता है तो केवी विवियन को करता है, एलिस को करता है और बग्गा को कर देता है, क्योंकि बग्गा ने भी केवी को करा था। 1 बाय 1 फिर चुम आती रहती है, फिर सारा भी आती है। विवियन को तो खैर अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं क्योंकि उसके वजह से आरफीन बाहर गया था। अविनाश को वो 5 ऑप्शन देता है, चाँद को भी वो 5 ऑप्शन देता है, एलिस को वो 3 ऑप्शन देता है और श्रुतिका जो रहती है वो भाई भुक्कड़, मतलब पहले मैं खा सकती क्या बिग बॉस, मैं खा सकती क्या। एनीवे श्रुतिका जो रहती है वो उसको कशिश को, चाहत को, अविनाश को, विवेन को और इसको क्या नाम है ईशा को भाई साहब इसने श्रुतिका ने नॉमिनेट करा। तो ये नॉमिनेशन वगैरह चलती रहती है और बिग बॉस बोलता है कि आपने किसी को 5 दिए हैं, उसकी वजह से 7 लोग नॉमिनेशन में आ गए हैं। 7-5 का अलग ही जोड़ घटाव चलता रहता है। हालांकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि रजत ने करा काफी अच्छा सोच विचार था, समीकरण बनाने की कोशिश बहुत करी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसने जो ईशा को 5 दिए हैं अधिकार, अविनाश को 5 अधिकार दिए हैं, ये मैं थोड़ा-सा गलत मान रहा हूँ क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें डाकिया वाली टास्क में भर-भर के नॉमिनेट करा था और इस एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड वाले हिस्से में तुम इन्हीं के ग्रुप के साथ बैठ कर के बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो कि तुम्हारी मम्मी 20 फीट का गड्ढा खोद देती हैं, साँस नहीं उनकी फूलती। तुम्हारी मम्मी को किसी ने बोला कि हमारे यहाँ आकर काम कर लेना, तो तुमने उसके पैर तोड़ दिए। ये बड़ी-बड़ी बातें तुम पर बैकफायर कर जाएँगी और जिस तरह से तुम पिछले वीक तक उस ग्रुप में बैठा करते थे, अब तुम इस ग्रुप में बैठ गए हो तो तुम्हें थाली का बैंगन बोला जाएगा रजत दलाल। एनीवेज तो ये जो नॉमिनेशन टास्क थी ये हो जाती है खत्म। भाई बहुत सारे लोगों के हाथों से कई तरह का खाना, पिज़्ज़ा, मोमोज वगैरह सब खाए इसने रजत ने और श्रुतिका जैसे लोग, क्योंकि वो बोल चुकी है कि उसकी नज़र बहुत खराब है, तो देखने लायक बात होगी आने वाले दिनों में कि क्या रजत का पेट खराब हुआ, लूज़ मोशन वगैरह उसे लगते हैं या नहीं लगते। एनीवे वो तो बात की बात है। फिलहाल जैसे ये नॉमिनेशन टास्क खत्म हो जाती है और शिल्पा शिरोडकर को एहसास हो जाता है कि उसने ब्लंडर कर दिया है, तो उस ब्लंडर को कवर करने के लिए क्या करे, कभी वो इसको रजत को ब्लेम करना शुरू करती है कि बग्गा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर बात से बात बढ़ती जाती है, बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है। फिर इस बात में केवी भी जंप कर जाता है। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। केवी लेटा है सोफे पर, उसके पैर जो है वो शिल्पा की तरफ ही है और ये रजत दलाल जो
कुर्सी पर जैसे बैठता है एक पैर ऊपर रख के, लेकिन यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर को तकलीफ किससे है? रजत दलाल के बैठने के तरीके से। और फिर वो आ जाती है फिल्म फर्टेनिटी की बात करके, जब वो करण बोलता है, करण को क्या जरूरत थी भाई शिल्पा का स्टैंड लेने की? जिस तरह से करण तुमको बार बार शिल्पा जो है वो अंडर द बस फेंक रही है, तुम उसके ही सस्ते वकील बन रहे हो, उसको अपना बैटल खुद लड़ने दो ना। लेकिन नहीं, बहुत या तो करण को ऐसे एक्ट करने को कहा गया है मेकर्स ने, सो दैट उसे सिंपैथी मिले, क्योंकि यहाँ पर भी एक रिवर्स साइकोलॉजी हो सकती है। करण के पास मौका था शिल्पा को नॉमिनेट करने का, लेकिन कुछ तो फर्क रहना चाहिए ना आप में और मुझ में। एट द सेम टाइम आप बिस्तर पर लेटे हो, आंखों पर हाथ रख के चुम से बोलते हो, चुम बोलती है कि नहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तुम मतलब छिले हुए गुर्दे दिखा रहे हो, एट द सेम टाइम नहीं इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप में और मेरे में फर्क रहना चाहिए। तो यही चीजें ना मेकर्स को और सलमान खान को एक मौका दे देती हैं कि करण आप खुल करके क्यों नहीं बोलते हो। और वो महिला जो बार बार आपकी पीठ में खंजर मार रही है, या फिर इस सिनेरियो को हम सलमान खान की दबंग पिक्चर के एक डायलॉग के अकॉर्डिंग समझें तो करण तुम इतने गुड बॉय कब से हो गए कि शिल्पा तुम्हारे मुंह पर थूक रही है और तुम थुकवाते चले जा रहे हो, एक बार भी काउंटर नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट वो शिल्पा जो कि तुम्हें बार बार मतलब तुम्हारी पीठ में खंजर भोंक चुकी है, मुंह पर थूक चुकी है, तुम उसी के सस्ते वकील बन रहे हो। तुम्हारा रजत से क्या लेना देना था? तुम तो जबरदस्ती में कूद गए, और जैसा रजत एक पॉइंट प्रूव करना चाहता था कि तुम शिल्पा से कुछ बोलो तो 4-5 पीछे से निकल आते हैं, तो तुम निकल के आ गए। और जिस तरह से शिल्पा ने पूरा मुद्दा डाइवर्ट करा, कैसे वो वेटरन है, ये है वो है, बहुत अच्छा एक्टर है, फिल्म फर्टेनिटी के लोग मिल जाएंगे तो तुम दिखोगे नहीं, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो जिस तरह से शिल्पा शिरोडकर अभी करण के लिए स्टैंड ले रही है कि वो वेटरन एक्टर है, ऐसा है वैसा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से ये शिल्पा शिरोडकर करण के लिए स्टैंड ले रही थी कि वो वेटरन है, ये है वो है, तुम उसे क्या क्या समझ क्या रहे हो, कैसे में कैसे बातें कर रहे हो, तब ये स्टैंड कहाँ मर गया था आपका शिल्पा जी? जब अविनाश मिश्रा या एलिस या फिर ये ईशा करण की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं, तब तुम्हें वो वेटरन नहीं लगता है। तब ये अच्छा एक्टर लोग एक दूसरे एक्टर का मजाक उड़ाएं, वो चलता है। एक आउटसाइडर जो है वो उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ये रूल है तो ठीक है, हम समझ गए। जब करणवीर मेहरा 5 दिन पुराना बासी खाना खा रहा था, तब आपको वो वेटरन नहीं लगा। जब आपके लाडले विविन ने इसे 2-2 बार नॉमिनेट कर दिया, तब आपको ये वेटरन नहीं लगा। डाकिया वाली टास्क में इसे जलील किया, तब आपको वो वेटरन नहीं लगा। तो ये वेटरन वेटरन का जो आपने मुद्दा अब बनाया है, पिछले 4 वीक से सो रही थी क्या बड़ी आई वेटरन की अम्मा कहीं की? तो गर्दुल्ली दोगली है ये शिल्पा शिरोडकर, और इस शिल्पा शिरोडकर का सस्ता वकील बनके कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है करणवीर मेहरा। कुल्हाड़ी मार रहा है या फिर पर्पसली एक्टिंग कर रहा है डम होने की या विक्टिम होने की, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा मित्रों। और रही बात ये नॉमिनेशन वगैरह की, तो आपको क्या लग रहा है, इनमें से कोई जाएगा या फिर से कोई नो एलिमिनेशन लोड होगा? मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेकर्स शायद जिन लोगों को चाहते थे, सारा बग्गा, चुम वगैरह, इनमें से कोई आया नहीं, तो क्या पता मेकर्स एक अलग ही ट्विस्ट लेकर के आ जाएं और वो प्राणी जो नॉमिनेशन में है ही नहीं, उसका विकेट उड़ा दे मेकर्स। ऐसा कोई ट्विस्ट भी लोड हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितने भी लोग नॉमिनेशन में आए हैं भाई, या तो वो एमजी वाले हैं या कहीं न कहीं कुछ तो दे रहे हैं। बग्गा की तरह फ्री फंड की पिकनिक तो वो लोग नहीं एन्जॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।